दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर का संपूर्ण चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे, जिसमें से 8,300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एनटीए द्वारा जारी आंसर की द्वारा प्रमाणित विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या सहित हल है, जिसमें 55 सेट्स है। तो दोस्तों यह जो है बुक इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2025-26 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनका चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। तो इसमें से हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री देख चुके थे तथा मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 7 तक देख चुके थे। तो आज लेक्चर नंबर 8 है। आज मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो के नीचे बाकी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहाँ पुराने वीडियो अवेलेबल हैं, तथा वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 385 तक छूट गया था, तो 385 से हम लोग शुरू करेंगे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था। पूछ रहा है कि ऐसा कौन है जो भारत में धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था। तो वह जो उधम सिंह थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, उधम सिंह। तो भारत में धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में उधम सिंह ने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था। उधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की सन 1940 में लंदन में गोली मारकर हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के रूप में किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के रूप में चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ज्योतिबा फूले समाज सुधारक 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो जो ज्योतिबा फूले हैं ये समाज सुधारक थे जो 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। अरविंदो घोष पुडुचेरी में ओरविले आश्रम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 387, निम्नलिखित में से किसने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वो केंद्रीय सभा सेंट्रल असेंबली में के लिए चुने गए? तो पूछ रहे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वह जो है केंद्रीय सभा सेंट्रल असेंबली के सदस्य भी चुने गए? तो यह जो है अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू थे या सुभाष चंद्र बोस थे? तो यह जो है लाला लाजपत राय थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लेखक थे। इन्होंने इतालवी राष्ट्रवादी मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे केंद्रीय सभा में चुने गए तथा उन्हें वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उपनेता भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 388, किसे भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जो सरोजनी नायडू हैं, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, सरोजनी नायडू को। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू प्रतिभाशाली कवयित्री, लेखिका, वक्ता तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रणी हस्तियों में से एक थी। सरोजनी नायडू ने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ध्यातव्य है कि भारत में राज्यपाल का पद संभालने वाली भी सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 1947 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था तथा इनकी मृत्यु 1949 तक इस पद पर कार्य किया था सरोजनी नायडू ने। भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो जो भारत का लौह पुरुष है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय रियासतों को
भारतीय महासंघ में एकीकरण के लिए राजी करने तथा इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बारदोली सत्याग्रह 1928 के मुद्दों पर किसानों को एकत्र किया था। फलस्वरूप बारदोली की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की पदवी को अस्वीकार किया और भारत के लिए राज्य परिषद के सचिव पद को अस्वीकार किया? पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने नाइटहुड की पदवी को अस्वीकार किया तथा भारत के राज्य परिषद के सचिव पद को भी अस्वीकार किया? तो यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में पद स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 392, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का उदारवादी नेता कहा गया है? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्हें कांग्रेस का उदारवादी नेता कहा गया, जबकि बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय एवं अरविंद घोष एक गर्म दल के नेता थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि थे, जबकि कांग्रेस के गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष आदि थे। क्वेश्चन नंबर 393, यह किसने कहा था कि प्रत्येक आघात जो मेरी पीठ पर मारा गया है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी? तो यह जो लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन के विरोध में। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने कहा था प्रत्येक आघात जो मेरी पीठ पर मारा गया है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो साइमन कमीशन के आगमन के विरोध के फलस्वरूप 1928 में लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने लाठीचार्ज में घायल होने पर कहा था प्रत्येक आघात जो मेरी पीठ पर मारा गया है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 394, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया है? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते के नारे का प्रयोग किया है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्यमेव जयते के नारे का प्रयोग पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया। उन्होंने वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। यह किसका कथन है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं उनका नारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है सत्यमेव जयते का नारा दिया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों के एकीकरण को कुशलतापूर्वक निपटाने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड
में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान वर्ष 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में देखने को मिला। बारदोली सत्याग्रह के दौरान पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा प्रदान किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 397, यह किसने कहा था कि सत्य के रूप में आती है। यह किसने कहा था कि सत्य जो है, यह किसने कहा था कि जो जीत है यह सत्य के रूप में आती है क्योंकि हमने इसे एक अतिथि के रूप में प्राप्त करने की कला खो दी है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा था कि सत्य जो जीत है यह सत्य के रूप में आती है क्योंकि हमने इसे एक अतिथि के रूप में प्राप्त करने की कला को जो है खो दिया था। तो ऐसा कथन किसका था। तो जो ऐसा कथन है, ऐसा कथन रविंद्रनाथ टैगोर का था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जीत सत्य के रूप में आती है क्योंकि हमने इसे एक अतिथि के रूप में प्राप्त करने की कला खो दी। तो यह जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था जीत सत्य के रूप में आती है क्योंकि हमने इसे एक अतिथि के रूप में प्राप्त करने की कला खो दी है। क्वेश्चन नंबर 398, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो जो शिवा स्वामी अय्यर थे, शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो शिवा स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन रिपोर्ट का विरोध करते हुए कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे की ढेर पर फेंक देना चाहिए। शिवा स्वामी अय्यर एक प्रमुख वकील, प्रशासक एवं राजनेता थे। क्वेश्चन नंबर 399, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है तथा इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपनाम, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, भगत सिंह को शहीद आजम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न तथा दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 400, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा पंक्ति से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध गीत को किसने लिखा है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा पंक्ति से प्रारंभ होने वाले गीत को मोहम्मद इकबाल ने लिखा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा पंक्ति से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना की मांग सर्वप्रथम 1930 में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मोहम्मद इकबाल ने उठाई थी। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो जो मोहम्मद इकबाल है, इनको पाकिस्तान का राष्ट्र कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इनको कहने वाले व्यक्ति की पहचान करिए। तो भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। तो यह किसका कथन है। तो पूछ रहा है कि भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। तो यह जो है मोहम्मद इकबाल का कथन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद इकबाल। तो भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता, यह कथन मोहम्मद इकबाल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 402, निम्नलिखित में से किसने कहा कि 100 वर्ष तक भी स्वराज नहीं आएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन न किया गया। तो ऐसा कौन सा कहा था कि 100 वर्षों तक भी स्वराज नहीं आएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं किया गया। तो ऐसा कथन जो है महात्मा गांधी का था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि 100 वर्षों तक भी स्वराज नहीं आएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन न किया गया। तो यह जो महात्मा गांधी का था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 100 वर्षों तक भी स्वराज नहीं जाएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन न किया गया, यह कथन गांधी जी का है। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान कहा तथा उनके लिए मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, सड़कों और स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 403, 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला। यह शब्द किसने कहे हैं।
तो 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला। तो यह शब्द जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, मदन मोहन मालवीय। 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला। यह पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर नंबर 34, पत्र पत्रिकाएं, बुक्स, पेपर एवं मैगजीन। तो क्वेश्चन नंबर 404, अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो अपने हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने यह घोषणा किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 405, स्त्रियों के लिए दैनिक वाम बोधिनी पत्रिका के द्वारा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो स्त्रियों के लिए दैनिक वाम बोधिनी पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। तो वाम बोधिनी पत्रिका जो है यह उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका है। इन्होंने कुछ अन्य युवा ब्रह्मोस कार्यकर्ताओं के साथ 1863 में वाम बोधिनी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य बंगाली गृहिणियों को शिक्षित करना और उनके लिए उपयुक्त पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित करना था। उमेश चंद्र दत्ता की अन्य रचनाएं रोमन इतिहास 1859, नारी शिक्षा 1884 आदि था। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संस्थापक बिपिन चंद्र पाल थे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन 1892 ईस्वी में प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने परिदर्शक, लाहौर ट्रिब्यून, स्वराज, द इंडिपेंडेंट इंडिया आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र श्री एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 407, पारसी क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ की थी, उसका क्या नाम है? तो जो पारसी क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा है, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की थी, इसका क्या नाम है? तो मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम पत्रिका शुरू की थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पारसी क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा द्वारा पेरिस में वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की गई थी। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भीकाजी कामा 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में तिरंगा फहराने के लिए सुविख्यात है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 35, ब्रिटिश कालीन स्थापत्य, आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिटिश पीरियड। प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया? तो प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया है? तो इसको इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में अभिकल्पित मतलब द फेमस गेटवे ऑफ इंडिया वाज डिजाइंड बाय। तो यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो यह जो जॉर्ज व्हीटेट के द्वारा डिजाइन किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई में 20वीं शताब्दी के दौरान निर्मित एक मेहराबदार स्मारक है। यह स्मारक 1911 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए किंग जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी की स्मृति में बनाया गया था। इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन जॉर्ज व्हीटेट द्वारा बनाया गया था। इस स्मारक का निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। इसे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 409, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो जो राष्ट्रपति भवन है यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो राष्ट्रपति भवन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है, जो भारतीय लोकतंत्र और इसकी धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी, समावेशी परंपराओं का प्रतीक है। इसे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, जो लगभग 17 वर्षों में 1929 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 410, प्रथम विश्व युद्ध में 70,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, अधिकतर भारतीय सिपाहियों के याद में क्या बनाया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध में 70,000 से ज़्यादा मारे गए अधिकतर भारतीय सिपाहियों की याद में जो है इंडिया गेट बनाया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। प्रथम विश्व युद्ध में 70,000 से ज़्यादा मारे गए अधिकतर भारतीय सिपाहियों की याद में इंडिया गेट स्मारक बनाया गया। इंडिया गेट है जो कि नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था।
इस महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो जो गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित यह प्रवेश द्वार बेसाल्ट का बना हुआ स्थापत्य है, जिसकी ऊंचाई 26 मीटर या 85 फीट है। प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन पर 2 दिसंबर 1911 के उपलक्ष्य में हुआ था। इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज व्हिटेट थे। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुशिल्पी जॉर्ज व्हिटेट थे। यह गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट मिसलेनियस विविध। तो विविध का क्वेश्चन नंबर 412, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर वर्ष 1920 में बॉम्बे में हुई थी। जोसेफ बैप्टिस्टा, एम.एन. जोशी और चमन लाल दीवान इसके अन्य संस्थापक सदस्य थे। यह संस्था श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रमुख प्राथमिक यूनियनों में से एक थी। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में सर विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले एवं महात्मा गांधी, इनका कार्य। तो जो सर विलियम जोन्स है, सर विलियम जोन्स ने प्राचीन संस्कृतियों के लिए आदर किया था। सर विलियम जोन्स, तो ए का 2 होगा। तो ए का 2 होगा। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है प्राकृतिक परिवेश में सीखना। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने जो प्राकृतिक परिवेश में सीखना, तो बी का 3 होगा। थॉमस मैकाले, जो थॉमस मैकाले हैं, थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन किया था, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा थॉमस मैकाले के समय में आया था। तो सी का फर्स्ट होगा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना की थी। तो डी का 4 होगा। तो इसका होगा 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 इसका ऑप्शन बी है। 2, 3, 1, 4। तो सर विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों के लिए आदर, रविंद्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में सीखना, थॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना महात्मा गांधी ने की थी। संपूर्ण क्रांति की कल्पना किसने प्रतिपादित की? तो जो संपूर्ण क्रांति है, इसकी परिकल्पना जो है जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादित की। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो संपूर्ण क्रांति की कल्पना जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादित किया था। इन्हें जेपी या लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक प्रिजन डायरी में लिखा है कि संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक व बौद्धिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक का एक संयोजन है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा की घोषणा 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 415, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन से जुड़ा था? तो जो आचार्य नरेंद्र देव हैं, आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन से जुड़े थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, आचार्य नरेंद्र देव। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी CSP का गठन 17 मई 1934 को पटना में कांग्रेस के भीतर हुआ था, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके संयुक्त सचिव मीनू मसानी, मोहनलाल गौतम, NG गोरे और EMS नंबूरोपाद थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना और मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर लोगों को सशक्त बनाना था। क्वेश्चन नंबर 416, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की? ऑप्शन ए द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, द पीजेंट एंड द वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय शेतकारी कामगार पक्ष। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन ए सही है, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। लेबर स्वराज पार्टी 1925 में काजी नजरुल इस्लाम ने बनाया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो जो बारदोली सत्याग्रह है, उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो जो कथन 1 है, 1926 में बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जब अंग्रेज अधिकारियों ने भूमि कर में
30% की वृद्धि का निर्णय लिया। कथन 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार के इस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार के खिताब से सम्मानित किया। तो हाँ, जो बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सरदार की उपाधि उन वहाँ की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो कथन 2, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने इस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि खिताब से सम्मानित किया था गांधी ने वहाँ की महिलाओं की तरफ से। तो कथन 2 सही है। कथन 1, 1926 में बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई जब अंग्रेज अधिकारियों ने भूमि कर में 30% की वृद्धि का निर्णय लिया। तो कथन 1 भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बारदोली आंदोलन की शुरुआत 1926 में हुई जब अंग्रेज अधिकारियों ने भूमि कर में 30% की वृद्धि का निर्णय लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में बारदोली गुजरात में हुए प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इस आंदोलन के दौरान वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ वह कौन सा है? तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ वह आंध्र प्रदेश है। तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। कांग्रेस कार्य समिति ने एसके धर आयोग के निर्णयों की समीक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जेवीपी समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ किया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा किया गया। क्वेश्चन नंबर 419, जब भारतीय सशस्त्र सेना ने हैदराबाद की रियासत पर आक्रमण किया और निजाम को पराजित किया, उस आक्रमण का कोड नाम क्या था? तो जब भारतीय सशस्त्र सेना ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हैदराबाद की रियासत पर आक्रमण किया और निजाम को पराजित किया, तो उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो था। तो इसका ऑप्शन ए सही, ऑपरेशन पोलो। तो भारतीय सशस्त्र सेना ने हैदराबाद की रियासत पर ऑपरेशन पोलो कोड के नाम से आक्रमण 13 सितंबर 1948 को किया। यह अभियान 5 दिवसीय था। इस ऑपरेशन के अंतर्गत हैदराबाद पर कब्जा करके निजाम की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। इस ऑपरेशन की योजना जनरल गोडार्ड ने बनाई थी। तो जो ऑपरेशन पोलो है, इसकी योजना जो है जनरल गोडार्ड ने बनाई थी। इस ऑपरेशन को कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्ले मिंटो सुधार को आधिकारिक रूप में किस प्रकार जाना जाता है? तो जो मॉर्ले मिंटो सुधार है, इसको जो है आधिकारिक रूप में 1909 भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। साथ ही इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गई, यथा मुसलमानों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 421, 18वीं शताब्दी में भारत से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? तो प्रारंभिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी। ऑप्शन बी, संपूर्ण देश में सांस्कृतिक समानता थी। ऑप्शन सी, समुदाय का जाति, प्रजाति, जनजाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। तो देयर वाज नो डिवीजन इन मुस्लिम कम्युनिटी ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड ट्राइब। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो 18वीं शताब्दी में भारत में मुसलमान समुदाय का जाति, प्रजाति या जनजाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। लेकिन 18वीं शताब्दी में प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा व्यापक नहीं थी और संपूर्ण देश में सांस्कृतिक विभिन्नता विद्यमान थी, अर्थात संपूर्ण देश में सांस्कृतिक समानता नहीं थी। उच्च वर्गों का सामाजिक जीवन और संस्कृति निम्न वर्गों से कई मायनों में भिन्न था तथा 18वीं शताब्दी में देश में राजनीतिक एकता भी नहीं थी। शिक्षा, जागरूकता आदि का अभाव था। लोगों की मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं होती थी। 18वीं शताब्दी के बाद बुद्धिजीवियों ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, जिससे लोगों में चेतना का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 422,
निम्नलिखित में से कौन 1852 में गठित मद्रास नेटिव एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो 1852 में गठित मद्रास नेटिव एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष जीएल चेट्टी थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 26 फरवरी 1852 ईस्वी को मद्रास में हुई थी। इसके संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी थे। तो कौन थे? तो गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी थे। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के अध्यक्ष गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी थे। प्रारंभ में यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध एक मंच के रूप में स्थापित की गई थी। 423 द्वारका नाथ टैगोर की लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो द्वारका नाथ ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है 1838 में किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो द्वारिका नाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना औपचारिक रूप से मार्च 1838 में कलकत्ता में की गई थी। इस सोसाइटी की स्थापना जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। यह आधुनिक भारत का प्रथम राजनीतिक संघ था। तो द्वारका नाथ टैगोर द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी आधुनिक भारत का प्रथम राजनीतिक संघ था, जिसकी स्थापना मार्च 1838 में कलकत्ता में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 424, बंगाल में लोक पुनरुत्थान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हु लेड द मूवमेंट ऑफ फोल्क रिवाइवल इन बंगाल? तो बंगाल में लोक पुनरुत्थान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बंगाल में लोक पुनरुत्थान आंदोलन का नेतृत्व रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, तो इसका ऑप्शन ए सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में पारंपरिक लोकगीत संगीत को पुनः जीवित करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। टैगोर का मानना था कि राष्ट्र की पहचान और गौरव की भावना को मजबूत करने के लिए लोक परंपराओं को संरक्षित करना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 425, चैम्सफोर्ड सुधार किस लिए किया गया था? तो जो चैम्सफोर्ड सुधार है यह जो द्वैध शासन के लिए किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कहा जाता है। फलस्वरूप उन्होंने 1917 में भारत का दौरा कर विभिन्न भारतीय नेताओं से बात कर तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से रिपोर्ट निकाली, जो 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1919 पेश हुआ, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार द्वैध शासक के प्रकाशकों को 2 वर्गों अर्थात कार्यकारी परिषदों और मंत्रियों के समूहों के रूप में लागू किया गया था। इस रिपोर्ट ने 2 सदनों विधानसभा लोकसभा का पूर्ववर्ती और राज्य परिषद राज्यसभा का पूर्ववर्ती के साथ द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। गवर्नर प्रांतीय सरकार का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख होता था तथा केंद्र सरकार के स्तर पर गवर्नर जनरल मुख्य प्राधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 426, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक था? तो जो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में की थी। इसका उद्देश्य लंदन में लोगों को भारत की यथा स्थिति से अवगत कराना था। क्वेश्चन नंबर 427, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। तो हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स यह किसका मत है? तो हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स यह जो है सर जॉन सीले ने कहा था। तो सर जॉन सीले का मत है कि हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सर जॉन रॉबर्ट सीले एक अंग्रेजी उदारवादी इतिहासकार और राजनीतिक निबंधकार थे। इनका मत था हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। इन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच संबंध के बारे में कहा था कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। इनका सबसे प्रमुख कार्य इंग्लैंड का विस्तार करना था। इनकी प्रमुख पुस्तकें प्राकृतिक धर्म, राजनीति विज्ञान का परिचय, नीति शास्त्र और धर्म आदि है। क्वेश्चन नंबर 428, अंग्रेजी मुकुट के रियासती राज्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख रखनी चाहिए? तो अंग्रेजी मुकुट के रियासती राज्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुखता की प्रमुख रहनी चाहिए? तो जो प्रमुखता है इसकी प्रमुख रहनी चाहिए, तो यह जो है बटलर कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था। तो बटलर कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रमुखता की प्रमुख रहनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी सही है।
तो बटलर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोपरि को सर्वोच्च रहना चाहिए। बटलर कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। इस कमेटी का गठन भारतीय राज्यों और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के बीच संबंधों में सुधार पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 429, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने कब प्रस्तुत किया जो प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी? तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है इसने जो है 1919 में प्रस्तुत किया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने द्विशासन प्रस्तुत किया जो प्रांतों की एक तरह की दोहरी सरकार थी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, डायरची द्विशासन। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषय गवर्नर के पार्षदों एवं हस्तांतरित विषय निर्वाचित सदस्यों के पास था। द्वैध शासन पद्धति 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई, जो 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही। इस अधिनियम का उद्देश्य द्वैध शासन की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 430, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को जो काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, काला पानी। तो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी, जो मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी हजारों किलोमीटर दूर दुर्गम मार्ग से जाना पड़ता था। यह काला पानी के नाम से विख्यात था। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन 1921 में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1921 में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1921 में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 432, शिशिर कुमार घोष द्वारा किस वर्ष में इंडियन लीग की स्थापना की गई, जिसका उत्तराधिकार बाद में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन ने हासिल किया? तो शिशिर कुमार घोष द्वारा जो है 1875 में जो है इंडियन लीग की स्थापना की गई, जिसका उत्तराधिकार बाद में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन को हासिल किया। तो यह जो 1875 होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो शिशिर कुमार घोष भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग के संस्थापकों में से एक थे। तो जो शिशिर कुमार घोष है, ये इंडियन लीग के संस्थापकों में से एक थे। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई, जिसका उत्तराधिकार बाद में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन ने हासिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 433, 1946 का रॉयल भारतीय सेना का विद्रोह HMIS तलवार से आरंभ हुआ था। यह प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो 1946 का रॉयल भारतीय सेना का विद्रोह HMIS तलवार से आरंभ हुआ था। यह प्रशिक्षण स्कूल जो है मुंबई में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय नौसेना का विद्रोह सन 1946 में ब्रिटिश जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया गया था। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष खराब खाना मिलने की शिकायत की। इस पर ब्रिटिश अधिकारियों का जवाब था कि भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं हो सकती। यह प्रशिक्षण स्कूल कोलाबा मुंबई में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो इसमें नहीं था पूछ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्ती। तो हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्ती था। तो ऑप्शन ए सही है। रक्षा व्यय में कई गुना बढ़ दिया गया था। तो ये भी सही था। करों तथा आयात में वृद्धि हो गई, ये भी था। आम चीज़ों की कीमतों में भारी कमी, तो ये नहीं था। आम चीज़ों की कीमतों में जो है कमी नहीं हुई बल्कि वृद्धि हुई। तो यही ऑप्शन डी यही सही है, यही नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत
28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। इसका तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्तियां की गई, रक्षा व्यय को कई गुना बढ़ा दिया गया तथा आयात करों में वृद्धि कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 435, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी मांग को मॉर्ले मिंटो सुधार में स्वीकार कर लिया गया था? पूछ रहा है कि उदारवादियों का ऐसा कौन सा मांग था जिसे मॉर्ले मिंटो के सुधार में जो स्वीकार कर लिया गया था? तो जो परिषद के आकार में वृद्धि करना था, इंक्रीज इन द साइज ऑफ काउंसिल, यह मांग थी उदारवादियों की, जिसको जो है मॉर्ले मिंटो सुधार में मॉर्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार कर लिया गया था। परिषद के आकारों में वृद्धि करना था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो उदारवादी नेताओं के द्वारा परिषद के आकार में वृद्धि की मांग को मॉर्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 के तहत स्वीकार किया गया। मॉर्ले मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ पी सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 436, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोग के गठन का कारण कौन सा था? तो जो है दंगे के कारणों की छानबीन करना था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दंगे के कारणों की छानबीन करना। तो दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सतारा और सोलापुर आदि में 1875 ईस्वी तक मुख्य रूप से फैल गया था। यह विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया तथा किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1876 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया। अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोग के गठन का एक कारण दंगे के कारणों का छानबीन करना था। तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री, तो विश्व का इतिहास। तो मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश्ड हो चुका है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का यह जो है लास्ट क्वेश्चन 436 था। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 436 क्वेश्चन थे। तो अब जो विश्व के इतिहास से देखेंगे तो विश्व के इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1789 से पूर्व फ्रांस में किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र था? तो वर्ष 1789 से पूर्व फ्रांस में किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र था? तो फ्रांस में जो है डिक्टेटरशिप, निरंकुश शासन तंत्र, तानाशाही था। वर्ष 1789 से पूर्व फ्रांस में डिक्टेटरशिप राजनीतिक तंत्र था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वर्ष 1789 से पूर्व फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र तानाशाही था, जो राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छावादी था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक को आधुनिक इतिहास के एक ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका विश्व पटल पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को चुनौती दी तथा मानवाधिकारों और लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा था? तो संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह प्रसिद्ध कथन जर्मन दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांतकार एवं साम्यवादी के जनक कार्ल मार्क्स का है। उनका मानना था कि शासक वर्ग और सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग के मध्य वर्ग संघर्ष ही इतिहास का मूल है। इसमें शासक वर्ग ने सर्वहारा वर्ग का शोषण किया, जिसे एक क्रांति के द्वारा मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग को उखाड़कर एक समाजवादी समाज की स्थापना करेगा। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में निम्न में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जो है वर्सेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वर्सेल्स की संधि हुई। यह संधि 28 जून 1919 को हुई। इसने जर्मनी और मित्र देशों की शक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति को समाप्त कर दिया। हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो जो हिटलर था यह जर्मनी का तानाशाह था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मन राजनेता और तानाशाह था और राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी यह कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूएसए। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड फ्रांस के लोगों की संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की दोस्ती का उपहार था। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी
इनलाइटिंग द वर्ल्ड फ्रांस के लोगों की संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को दोस्ती का उपहार था और इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को समर्पित किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम गृह मंत्री स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर है, जो कि 597 फीट है। यह नर्मदा नदी के किनारे में स्थित है। तो जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, फ्रेटर्निटी पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा, फ्रेटर्निटी था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विरोध था। इसका नारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। तो मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जो है एक जन अधिकार सक्रियतावादी कार्यकर्ता थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो मार्टिन लूथर किंग है यह एक जन अधिकार सक्रियतावादी कार्यकर्ता, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मार्टिन लूथर किंग एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। मार्टिन लूथर किंग ने 1964 में मार्टिन लूथर किंग को 1964 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यू बोट्स क्या है? तो जो यू बोट्स है यह क्या है? तो जो यू बोट्स है, यू बोट्स जो है दो विश्व युद्धों के दौरान प्रयोग की गई जर्मनी मिलिट्री की पनडुब्बियां हैं। तो जो यू बोट है यह विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार है इसमें जो है जर्मनी मिलिट्री की तरफ से यूज की गई पनडुब्बी है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग की गई जर्मनी नौसेना की पनडुब्बियों ने 13 मिलियन से अधिक सकल पंजीकरण टन मापने वाले 5000 जहाज़ों को डुबाने के लिए अंडर सी बोट या यू बोट का उपयोग किया था। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री एवं मेडुअल हिस्ट्री समाप्त हो, मॉडर्न हिस्ट्री एवं वर्ल्ड हिस्ट्री जो समाप्त हुआ। तो अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन पॉलिटी देखेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय।